Hello everyone, welcome back to my channel. So I am Arzu and आज मैं मिली एक ऐसी पर्सनालिटी से जिनसे मैं 10th क्लास से पढ़ रही हूँ। 10th में मैंने पढ़ी एसएसटी एंड अब यूपीएससी के लिए पढ़ रही हूँ। खुशी देख रहे हो? यस, ही इज़ नन अदर देन आसिम सर। तो आई वॉज रियली कन्फ्यूज येस्टरडे बिकॉज ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैं कितना वीडियो डालूँ बिकॉज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती। सो दिस वीडियो इज़ 40 मिनट्स लॉन्ग। आई डोंट नो कितने लोग देखेंगे बट आई विल सजेस्ट यू कि आप पूरा देखना बिकॉज उन्होंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहीं कवर कर दी थी। मेरा बाद में उनसे पर्सनल इंटरेक्शन भी हुआ बट तब तक कोई क्वेश्चन ही नहीं इज बचा था जो मैं इज उनसे पूछ सफिशिएंट कि वो पाऊँ। आपके तो डू पर्पस इंजॉय को द फुलफिल कर सेमिनार दे। गाइस एंड बाकी तो की व्हेन वी आर बातें मैंने स्टार्टिंग, लास्ट में तो की सिलेबस हैं, तो रखिए अगर पहले तो आप अपने वो पहले सामने। सुनना चाहते हो पूरा तो वो सिलेबस सुन बहुत लो। डालिए, बाकी दिस इज़ मोर जैसे भी इम्पॉर्टेंट, ये करना देख हो लो। आप समझिए क्या लिखा हुआ है, पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या लिखा है। और आपको जो बुलेट पॉइंट्स जो सिलेबस दिया गया ना, उन बुलेट पॉइंट्स को आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। स्टार्ट विद एनसीईआरटीज, स्टार्ट विद क्लास 11 12 एनसीईआरटीज। जब आप पहली रीडिंग करते हो एनसीईआरटी की, तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है। पहली रीडिंग में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सब कुछ लिखने शुरू कर देते हैं। यू राइट एवरीथिंग वट एवर इज गिवन इन एनसीईआरटी, सब लिख डालते हो। वो करेक्ट अप्रोच नहीं है। यू हैव टू रीड ओनली इन द फर्स्ट टाइम। पहली बार में सिर्फ रीडिंग करिए, क्योंकि कोई भी चीज है जब आप पहली बार उसको स्टार्ट कर रहे हो तो पहले समझो कि ये टॉपिक है। अब ये टॉपिक हमारे एग्जाम में कभी पूछा गया है कि नहीं, हम पढ़ तो रहे हैं साहब इसको, लेकिन आया भी है नहीं आया, आएगा कि भी नहीं आएगा, या आया है तो कैसे आया है। उससे आपको ये दिमाग चलना शुरू होगा कि मुझे कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ना कैसे है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि यार मैं यूपीएससी के पैटर्न को समझ पाऊं। यूपीएससी वैसे ही अपना पैटर्न बदल देगा। तो इसीलिए बेसिक्स अभी आप जिस टाइम पीरियड में हैं, आप अपना एनसीईआरटी को शुरू करिए, एनसीईआरटी को पढ़ना स्टार्ट करिए। और पहली रीडिंग होगा जो रीडिंग ही होगी, सिर्फ रीड करना है। सेकेंड टाइम में जब आप जाओगे तो आप उसमें कुछ अंडरलाइन कर सकते हो कि हाँ ये चीज है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये फैक्ट है। और उन फैक्ट्स को आप उसको नोट डाउन कर लो। देखो, नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपर्स ऐसे आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। कुछ टॉपर ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि मैंने नोट्स बनाए थे। यहां पर मैं ये कहूंगा कि एवरी वन इज डिफरेंट, ठीक है। और अगर कभी आप ये सोच रहे हो कि मैं नोट्स नहीं बनाऊं, तो एक बार बना के भी देख लो। अभी आप ऐसा, आपके पास टाइम है तो आप करके देखिए चीज कि अगर मैं लिख रहा हूं या लिख रही हूं तो मुझे चीजें ज्यादा रिटेन हो रही हैं कि नहीं हो रही है। जब आप मेंस देने बैठोगे ना, अब मेंस का पेपर 1 पेपर 2 सब एक ही दिन है, रिवाइज तो कर ही नहीं पाओगे। तो आपके पास ऐसे कुछ नोट्स होने चाहिए जो आपको उस दिन या उससे कुछ दिन पहले रिवीजन करने में हेल्प करे। इसलिए चीजों को नोट डाउन करना मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। हर टॉपर की अपनी कहानी है, इनफैक्ट हर स्टूडेंट की अपनी कहानी है। मैं टॉपर का नाम ही क्यों लूं? मुझे हो सकता हो मैंने कोई एक टॉपिक को 2 3 बार लिखा हो, मुझे इतना याद हो गया हो कि अब मुझे इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर कुछ लोग ये बोल देते हैं कि मैंने नोट्स नहीं बनाए। माइट भी वो मेरा स्ट्रॉन्ग जोन रहा हो तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मेरा वो स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है तो मैं उसको नोट डाउन करके बार बार दिमाग में इसको चला के रिकलेक्ट कर सकता हूं। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे लगेगा अच्छा ये तो मुझे लिखना ही नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, सब बता देंगे। लेकिन जब हम क्लास 6 में थे तो हमको आता था क्या? सब लोगों को आता था? नहीं। हमने लिखा, हमने पढ़ा, हमने याद किया, तब हम इतने स्टेज पे आ गए कि अब तो अरे ये पता ही है हमको यार। लेकिन आपसे और सवाल पूछने लग जाऊंगा सोलर सिस्टम में तो आप फिर इधर उधर देखोगे। मैं आपसे अभी मून के नाम पूछने लग जाऊंगा, सैटर्न के, जुपिटर के, तो आप कहोगे अरे ये तो कैसे याद होंगे? वही तरीका है, समझना पड़ेगा हमको कि हाउ वी स्टार्टेड फ्रॉम जब हम क्लास 6 में थे। वहां पर हमारे पढ़ने का तरीका क्या था, वही तरीका हम यहां भी अडॉप्ट करें। पता नहीं हमें क्या हो जाता है कि हम क्लास 12 तक ऐसे होते हैं कि हम सुबह 6 बजे उठने वालों में से होते हैं, लेकिन कॉलेज आते ही हमारी आंख 9 बजे खुलती है। आप लोगों की क्लासेस होती है 8 बजे? 8:30। 8:30 पर घुसते होंगे क्लास में, 9 बजे घुसते होंगे, लेकिन उठते देरी से होंगे, भागते भागते कॉलेज पहुंचते होंगे। सीट बचा लेना मेरे लिए, अटेंडेंस लगा। हाँ प्रॉक्सी लगती थी, बहुत लगवाई है ठीक है, तो
नेक्स्ट मैं क्वेश्चंस आप लोगों के देख लेता हूं। मुझे कौन से ईयर का अटेम्प्ट, कौन से साल का अटेम्प्ट आप लोग टारगेट कर रहे हो? 28, 27। तो प्रिपरेशन 27 स्टार्ट कर दी है बेसिक लेवल पे, ठीक है। देखिए लॉन्ग टर्म आप 27 देख रहे हो, 28 देख रहे हो, पहले 27 वालों को बताता हूं मैं। 27 वालों को तो अब बिल्कुल मतलब शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास यहां से 2 साल है। 1 साल तो इसी में लग जाता है कि हम सब चीजें अपनी प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करके नोट्स बनाएं, सब कुछ रख लें। जिसका ये काम हो जाता है ना, नोट्स बनना, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे पेपर के हमारे पास नोट्स रखे हुए हैं, 1 साल तो आपको इसी में लग जाएगा, ऑप्शनल्स एवरीथिंग। उसके बाद 1 साल फिर आप उसको पढ़ पाओगे, और आपने ये किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अटेम्प्ट होगा। लेकिन जनरली क्या होता है कि अभी हम 1 साल यहां से 27 वाले ध्यान नहीं देंगे, और जब 26 आ जाएगा तो हम 27 की तैयारी करेंगे, और 26 वाले फिर शुरू करेंगे तो प्रीलिम्स शुरू करेंगे, और करते करते हम इकट्ठा करेंगे, सोर्स इकट्ठा करते हैं, सब कुछ जानते हैं, बूझते हैं, 27 आ जाता है, फिर सोचते हैं कि अब तो 28 हमारा है। तो ये जो साल निकल गया, ठीक है 28 आपका होगा, लेकिन जो साल निकल गया वो निकलने मत दो, क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई और कर रहा है, वो आपको बताएगा नहीं। ये खाली इतना कंपटीशन नहीं है, पूरा इंडिया है, एंड पीपल आर वर्किंग अकॉर्डिंगली। लोग पहले से शुरू कर चुके हैं तैयारी करना। सो एटलीस्ट सोर्सेस को अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट चीजों का बेसिक्स जानना शुरू कर दो, और एटलीस्ट आप अगर ये एक आध रीडिंग कर चुके हो तो अब चीजों को नोट डाउन करना शुरू करिए। सो इन द फर्स्ट ईयर व्हेन यू आर राइट नाउ हियर इन द कॉलेज, अभी आप शुरू कर रहे हो, तो अपनी एनसीईआरटीज को यहां से 6 महीने का समय दीजिए। आपके पास हिस्ट्री है, अब आप सिलेबस देखिएगा, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जनरली ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा सर की है, उसको फॉलो करने को बोला जाता है। बुक लिस्ट में आपको बताऊं, अगर मेडिवल में सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी है, उसको रिफर करने को बोला जाता है। अपने आप में दोनों किताबें बहुत बल्कि हैं, नॉट बाय पेजेस। आर एस शर्मा ओनली 220 पेजेस, सतीश चंद्रा इज अ बल्कि 450 पेजेस, लेकिन वो मेंस के ऊपर चली जाती है, उसमें उतना भी नहीं पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम कहा जाता है, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत बोल दी जाती है कि गाइड किताब हो गई है। इकोनॉमी के लिए आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी शुरू कर दीजिए, बेसिक्स जान लीजिए। एमएसपी क्या होता है, क्या होता है एमएसपी? ये कब दिया जाता है? फसल उगाने से पहले डिक्लेयर कब किया जाता है, पहले या बाद में? देखा, ये क्लैरिटी की कमी है, आप यहां लैक करते हो। और आप में, शक्ति दुबे मैम में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसका कि आप क्लैरिटी लैक कर रहे हो। पढ़ तो आप भी लोगे ना, एमएसपी कौन नहीं जानेगा। व्हाट यू डोंट नो इज कि क्लैरिटी से आपको चीजें नहीं पता कि एमएसपी डिक्लेयर कब होगा, और आप रटोगे उसको पहले 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 पहले। क्यों पहले, क्यों भाई? किसान को अगर तुम पहले नहीं बताओगे कि फसल का ये दाम होगा, तो उसे कैसे पता चलेगा दिस इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आई विल गेट? बाद में क्या मतलब? लॉजिक है ना। आप आईएएस बन रहे हो, क्लर्क नहीं बनोगे, आपको रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, देश चलाओगे आप। यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ये महसूस करो। कभी हम भी होंगे, देश चला रहे होंगे, और जब देश चलाओगे तो आपको समझ होनी चाहिए चीजों की, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, आपको पता होगा कितना प्रोटेस्ट हुआ था अभी एमएसपी को लेकर ही, दिल्ली वाला जो बॉर्डर है, सब लोग ने सुना होगा, इतना प्रोटेस्ट हुआ था। अब वो इशू यूपीएससी के लिए 3 एंगल से इंपॉर्टेंट था। नंबर 1, इट वॉज अ पॉलिटिकल इशू, यानी पॉलिटी वॉज इन्वॉल्व, क्योंकि उसमें एक बिल था जिसको विड्रॉ करने की बात हो रही थी, जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी का पार्ट। वो इकोनॉमी का पार्ट भी था, क्योंकि फसलों की बात हो रही थी, एमएसपी की बात हो रही थी, और वो ज्योग्राफी का पार्ट भी था, क्योंकि क्रॉप्स आर इन्वॉल्व, और क्रॉप्स के सीजन में उगती हैं, कब उगती हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्रॉप ग्रोथ, वो सब चीजें ज्योग्राफी का पार्ट बनता है। वो इशू आपको ऐसे समझना है, इंटरकनेक्शन ऑफ टॉपिक्स इज इंपॉर्टेंट।
पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑफ प्रोटेस्ट ऑन सोसाइटी, ट्रैफिक जैम्स, एडमिनिस्ट्रेशन। समझ रहे हो आप कैसे चीजें कनेक्टेड हैं? आपकी पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए। सब लोग पढ़ लेंगे, इतना कंटेंट है हमारे पास, इतना कंटेंट है। हम लोग, हर इंस्टीट्यूट आपको कंटेंट देता है, फ्री में देता है, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बहुत मार्केट में कंटेंट है, तो कंटेंट की कमी नहीं है। जो कमी है वो ये कि हमें उसको पढ़ना है, पढ़ते वक्त उसको अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो डेवलप करनी है। सो फॉर लॉन्ग टर्म, जब आप ये चीजें आप देख रहे हो किस लेवल पे हम लोग बातें कर रहे हैं, तो जब आप वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो इनिशियली ये टाइम पीरियड है जब आपको स्टार्ट करना चाहिए। वांट टू से दिस, करना है, तैयारी करनी है, उसको एक्सप्लोर करो, आप उसे कर सकते हैं कि नहीं, एंड देन रेफर टू द यूपीएससी टॉपर्स टॉक्स, उनके आंसर कॉपी देखिए। आप इतना तो देख सकते हो ना, दूसरे की लाइफ में बहुत झांकते हो, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लाइफ में, वो टॉपर की लाइफ में झांक लो, उसने आंसर लिखा, कैसे लिखा, लिखा क्या भाई उसने। तो जब तक देखोगे नहीं तब तक तो लगेगा कि व्हाट, क्या है, क्या ये चल क्या रहा है। वंस यू सी इट यू विल नो कि अच्छा यार ये तो मेरे लिए है। क्योंकि 95% स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊं 95%, मैं सच बता रहा हूं आपको कि इस एग्जाम में कंपटीशन बहुत कम है, भीड़ बहुत है, बट कंपटीशन कम है क्योंकि रियल द वंस हु आर एक्चुअली इनटू द कंपटीशन एंड दे आर रियली सीरियस अबाउट इट, वो लोग स्टूडेंट्स कम होते हैं। ठीक है, करना है आईएएस, आपके अंदर वो हंगर होनी चाहिए, भूख है। वाई आई वॉन्ट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और वॉन्ट टू डू एनीथिंग इन लाइफ। चलो, कि मैं ये नहीं कह रहा हूं सर आईएएस ऑफिसर, आप कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, क्योंकि मैं कुछ भी कर रहा हूं, मतलब पर्सनली मेरा पढ़ाना मेरा पैशन है, और पढ़ाना और सिखाने में फर्क होता है, और मुझे सिखाना बड़ा अच्छा लगता है कि मैं किसी को सिखा दूं। मतलब इवन अगर कोई भी बैठा होगा ना, तो मुझे लगता है कि इसको मैं ये टॉपिक को पढ़ा दूंगा, इसको मैं इसको इसके बारे में बता दूंगा, बेसिक बता दूंगा, ये हो जाएगा, मैं इसको बता सकता हूं। क्योंकि मेरा पैशन है वो, और मेरा पैशन मेरा प्रोफेशन हो गया है, तो मुझे बड़ा मजा आता है। आई नेवर गेट टायर्ड ऑफ टीचिंग, बहुत मजा आता है। जितना कहोगे उतना बोलेंगे, जितना कहो एडवाइस देते हैं। आप उनसे ज्यादा अपनी लाइफ को किसी से शेयर नहीं करते हो इस दौर में। यू टेंड टू टेल देम एवरीथिंग एक्सेप्ट योर स्टडी पार्ट। सब बताओगे, आज उसने ऐसा बोल दिया, मना कर दिया, तो आप हर चीज उससे शेयर करोगे क्या करना चाहिए, बट यू डोंट शेयर द स्टडीज पार्ट, कि यार तुमने ना आज अखबार का वो आर्टिकल देखा, आप ये डिस्कस नहीं करते हो, फालतू की बातें करवा लो, सब करेंगे। तो अपने दोस्तों को देखिए कि आपके दोस्त कौन है, आपका जितने भी अगल बगल के लोग हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर वो दोस्त ऐसे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसी संगति में रहोगे, और फिर आप ऑटोमेटिकली उसी तरह की बातें करोगे। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए ये सब चीजें हैं। नहीं, आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि सर कॉलेज रहता है, कितने बजे तक आप लोग कॉलेज रहता है? 5, 3 बोल रहे हैं आप, 5 चल अलग अलग कॉलेज से, वो पता नहीं कॉलेज बंद हो गया 3 बजे 5 बजे तक। एनीवे 3, 4, 5 कुछ लोग, अच्छा 5 बजे सब दिन होता है, वही मैं कह रहा हूं ना, हार्डली वन डे, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई मीन टू से इज दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम। 24 घंटे ही आपके पास हैं, इट हैज टू बी वन डे और इट हैज टू बी डे 1। वो आपको डिसाइड करना है कि आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो। और हम ये डेली सोचेंगे, हम डेली प्लानिंग करते हैं कि आज ये हो गया है, आज पूरा प्लानिंग कर लिया है, इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, और इतने बजे हम अपने कॉलेज से लौट आएंगे, 4 बजे कॉलेज बंद होगा, 4:20 पे घर पे होंगे, 10 मिनट की चाय पियेंगे, 4:30 बैठ जाएंगे। नहीं होगा ऐसे, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और टाइम मैनेजमेंट में जब आप कॉलेज के साथ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको अभी ये मौका है सैक्रिफाइसेस करने का। आप जिस एज में हो ना, आप सबसे ज्यादा काम कर सकते हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो इस वक्त, यूर फ्रेश माइंड्स,
जमीन में पैर मारोगे पानी निकल आएगा। ये उम्र में हो अभी आप लोग, तो अपनी एनर्जी को वेस्ट मत जाने दो, यूटिलाइज करो उसको ना। ईश्वर ने दिया है ताकत तो उसको इस्तेमाल करो। पड़े हुए हैं घर पे जाके, थक गए आज, उठिए, उसको इस्तेमाल करिए एनर्जी को जो मिली हुई है। घर जाके थकिए नहीं, और एनर्जेटिक होना है, बिकॉज जो मैं बनना चाहता हूं या चाहती हूं मैं उसके लिए अब काम करने जा रही हूं। और अगर आपके अंदर हंगर है, आई वॉन्ट टू बिकम IAS ऑफिसर या कोई भी चीज, वो चीज के लिए आप कभी नहीं थकोगे। कितने यहां पर लोग हैं जिनको डांस करना पसंद है, तो कभी अगर बोलेंगे कि यार क्लास के बाद करना है, डांस प्रैक्टिस जाना है, थकोगे आप? पैशन होगा तो नहीं थकोगे। कोई जबरदस्ती करा रहा, अरे यार छोड़ो ना आज नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिनको मतलब कुछ अदर एक्टिविटीज पसंद होंगी, तो जो आपको एक्टिविटी पसंद होती है ना, उसके लिए आप नहीं थकते हो। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आपका ड्रीम है ये काम करना, IAS बनना, और आप उसके लिए कह रहे हो कि हम थक गए हैं, तो आई थिंक आप दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें दिमाग में लेके चल रहे हो। क्लियर इट आउट कि मुझे करना भी है कि नहीं करना है। इस एग्जाम को समझना पड़ेगा। ये एग्जाम ऐसा नहीं मांगता है कि हमें बहुत पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमको बहुत पढ़ते रहना है, हर वक्त पढ़ते रहना है। नहीं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जो आप पढ़ रहे हो उस वक्त आपका फोकस आपके किताब पे पूरा स्ट्रैटेजी के साथ, कि मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, ये मेरा टॉपिक है, मेरे पास 1 घंटे का समय है, इतने 3-4 पेज मुझे पढ़ने हैं, 3-4 पेज पढ़ने के बाद मुझे उसका PYQ देखना है और फिर उसको मुझे नोट डाउन करना है। टारगेट होना चाहिए प्रॉपर, रैंडम नहीं कि चलो ठीक है लेट गए, अंकल चिप्स भी खोल लिया बगल में। टारगेट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप टारगेट करो। सो मैनेज योर टाइम, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इफ इट इज पॉसिबल, इट्स अ गुड हैबिट। बहुत सारे टॉपर्स ये भी कहते हैं हम नाइट आउल थे, तो वो होता है, बट ये भी देखो ना कि टॉपर्स कितने निकलते हैं और लोग कितने एग्जाम देते हैं। तो 12 लाख लोग सोचते हैं कि हम भी रात में जगेंगे, क्योंकि वो AIR-1 रात में जग रहे थे। हमें ये नहीं पता कि हम शायद डिफरेंट हो सकते हैं उनसे। और आप एक टॉपर का सुनते हो ना, बाकी 800 लोग जो सेलेक्ट हुए आपने उनका नहीं सुना। माइट बी दे मस्ट बी हैविंग अ डिफरेंट थ्योरी। तो हर पर्सन डिफरेंट होता है। तो टाइम को कॉलेज के साथ मैनेज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा कि आपको अपने कॉलेज के बाद जाके जो भी आप NCERT पढ़ रहे हो उसको टाइम दीजिए और अपना स्लॉट रखिए कि ना मुझे इस टाइम पे ये काम करना है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जाम। आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, डेडिकेशन आना पड़ेगा, डिवोशन दिखाना पड़ेगा। इन तीनों वर्ड्स में फर्क होता है। डिसिप्लिन आप लोग समझते हो, ठीक है, डिसिप्लिन्ड है हम, कोई काम हम कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। डिवोशन, डेडिकेशन, ये दोनों वर्ड्स, डिवोशन समझते हो ना, भक्ति जो ईश्वर के प्रति होती है, हमारी भक्ति होती है, आपको वही भक्ति आपको दिखानी है अपनी। हम चले जाते हैं केदारनाथ के ट्रैक पे पहुंच रहे होते हैं, ठंड लग रही है कुछ नहीं, लेकिन चलते जाते हैं। हम कहीं भी पहुंच रहे हैं किस Sir, I want to ask, whenever a family go we say कि we want to prepare for UPSC, they ask that do you have a plan B? So is we have to have a plan B, or what about those who don't want to have any plan B? They only want to focus on UPSC. So we should have a plan B or not? देखो इसका जवाब यस, यू शुड हैव। क्योंकि क्यों होना चाहिए प्लान बी? आपको पता है रियलिटी कि सब लोग का तो नहीं होता है ना। इसीलिए मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि स्टार्ट अर्ली एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ, कि आप इसके लिए हो भी कि नहीं हो। और अगर आप इसके लिए हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं कर ले जाऊंगा, मैं थोड़ा एफर्ट करूंगा, इफ नॉट UPSC देन इधर स्टेट एग्जाम में निकाल सकता हूँ, निकाल सकती हो। मुझे ये क्लैरिटी मिल जाएगी, मैं लाइफ में इस फील्ड में कुछ तो कर ले जाऊंगा, ये मुझे आइडिया लग जाएगा। तो प्लान भी होना जरूरी है, क्योंकि आपको आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। क्योंकि व्हेन ये एग्जाम नहीं निकलता है ना तो आप शाटर हो जाते हो, ये उतनी भी सही बात है। और ऑल्टरनेटिव चीजें रखने में कोई बुराई नहीं है। हमारे इतिहास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आचार्य चाणक्य, आपने उनके बारे में सुना होगा। जब धनानंद को हराने की बात आई थी तो उनके पास 2 प्लान्स थे। पहला प्लान ये था कि
अलेक्जेंडर विल अटैक धरानंद इन मगध, और जब अलेक्जेंडर हरा देगा और वापस चला जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य पूरे एरिया पे कब्जा कर लेगा। लेकिन अलेक्जेंडर की आर्मी वहीं से वापस लौट गई, ब्यास से आगे आई नहीं। सो चार चाणक्य ने अपना प्लान बी निकाला। आपके पास हमेशा दो प्लान होने चाहिए, ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, लाइफ में भी है। आप कभी भी ऐसा नहीं बढ़ सकते आगे ब्लैंक। आगे अगर मान लो रोड अंधेरा है, गुपा गुप एकदम, जिसको बोलते हैं ना, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गुपा गुप अंधेरा है, बहुत कोहरा पड़ रहा है, आप गाड़ी कैसे चलाओगे? आप जब ठंड में निकलते हो तो आप एक लेके निकलते हो ना कि फॉग लाइट्स होनी चाहिए मेरे पास, कभी ऐसा हो गया तो हम ये कर लेंगे। आप ट्रैवल करने जाते हो तो आप कपड़े रखते हो कि बारिश हो गई दूसरे पहन लेंगे। एवरीवेयर यू हैव अ प्लान बी। व्हाई नॉट हियर? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात है, यहां तो और बहुत बड़ी बात है। और एक आईएएस ऑफिसर बनोगे, आप जब उस गद्दी में बैठोगे ना, आप आईएएस की सीट पे बैठोगे, तो आपको आपके सामने कुछ कोई इशू हो गया, आपके जिले में कोई इशू हो गया, आपको देखना पड़ेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं या क्या क्या कर सकती हूं। कोई राइट हो गए मान लीजिए, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन? यू शुड हैव ऑप्शंस। प्लान ए, ऐसा ट्राई करते हैं, ये काम नहीं किया तो प्लान बी, ये काम नहीं किया तो प्लान सी। तो अगर आपके पास अभी प्लान बी है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अच्छी चीज है ना ये तो। यू आर साउंड फ्रॉम माइंड कि नहीं हुआ तो मेरे पास तो कुछ है, तो डर भी नहीं है कभी, और प्रेशर भी कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये नहीं कि हाँ प्लान मतलब नहीं है तो हम प्लान बी लाइक पूरा तरह से हम जो है नहीं हम तो इसी के लिए हैं, होगा तो वरना मर मिटेंगे इसी में। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलवेज हैव अ प्लान बी। लाइफ इज नॉट ओनली हियर, यहां तक की जिंदगी नहीं है, इसके बियॉन्ड भी लाइफ है आपकी। ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, हम ये सीख रहे हैं कि आगे कैसे लाइफ बतानी है। इट्स जस्ट दैट। एनी अदर क्वेश्चन? Sir, how to develop answer writing skills and have an analytical mind right from the start for essay papers? देखो, आंसर राइटिंग में क्या होता है कि आपके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब भी हम यू कुक, आप कुकिंग करते हो? यू कुक। एनी अदर हॉबी यू हैव अपार्ट फ्रॉम कुकिंग? ड्राइंग। ड्राइंग करना, तो आपने ड्राइंग करना शुरू किया था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आप अच्छे से ड्राइंग करते थे, कर लेते थे? अरे पहली बार तो ऐसा हुआ होगा ना, थोड़ा बचपन से था, फिर वो गॉड गिफ्टेड है, फिर समझ लो। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग इट्स नॉट अ वन डे गेम। देखो सीधी बात है, आपको समय लगता है। आप जब यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे जो क्रिकेट खेलते होंगे, यहाँ लोग होंगे जो कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे, डांसिंग है गर्ल्स में या बॉयज़ में, सिंगिंग है, ठीक है, तो फ्रॉम द डे वन आप उसमें उतने माहिर नहीं होते हो। इट टेक्स टाइम, है ना। आप उसको सीखते हो, आप उसको समय देते हो, तब वो समझ में आता है। तो यहाँ पर आंसर राइटिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप सोचोगे कि मेरे पास मुझे आंसर राइटिंग सीधे करनी आ जाए, एनालिटिकल स्किल्स पहले डेवलप हो जाए, सीधे डेवलप नहीं होगी। स्टेप्स आर इन्वॉल्व। नंबर 1, पहली चीज, जब भी जिसको कुछ भी नहीं आता मैं उसके लिए बात कर रहा हूं, मतलब आई डोंट नो, आई एम ब्लैंक, जीरो, नीलबटे सन्नाटा। आपको पहले तो लिखना है, कलम चलाओ। मैं आपको बोलूंगा कॉपी पेन दूंगा ना, इस पे लिखो, तो सोचोगे लिखे क्या इस पे, आपका पेन ही नहीं चलेगा। होता होगा ना ये प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन तो मेरे सामने है लेकिन लिखे क्या, पहली बार ऐसा हो रहा है, लिख ही नहीं पा रहे साहब। एक दा वर्ड भी नहीं आता है, दा, क्योंकि हमको लगता है दा के बाद वर्ड लिखेंगे वो उसमें फिट होगा कि नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये है कि आप जो भी सवाल आपके सामने है आप उसके आंसर पढ़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। आप जब इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो कि एक मॉडल आंसर इसका क्या होगा, ठीक है, आप उसको पढ़ो, आप उसको देख के लिखो, नो प्रॉब्लम विद दैट ऑल्सो। मैं उसके लिए बात कर रहा हूं जिसको कुछ भी नहीं आता। आप देख के लिखोगे। एक बात बताइए, आपने एक आंसर को देख के लिखा, फिर आपने उसको दोबारा बिना देखे लिखा, तीसरी बार चौथी बार में आपको लगता है ना कि वो आप बहुत रिफाइन हो जाओगे उस आंसर में, एक ही आंसर में रिफाइन हो जाओगे ना। वो क्या शो करता है? इसका मतलब ये ही है कि जब हम चीज़ों को पढ़ लेंगे अच्छे से, जब हमारे पास कंटेंट होगा दिमाग में, तभी हम लिख पाएंगे। तो जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो हाउ इज इट पॉसिबल टू राइट एन आंसर विदाउट हैविंग अ कंटेंट इन द माइंड? मुझे पता ही नहीं है कि मुझे लिखना क्या है। पहला चीज तो मेरे पास कंटेंट ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं उस टॉपिक के बारे में। एक फेलियर ये हो सकता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये किस बारे में बात कर रहा है, किस चिड़िया का नाम ले रहा है, मुझे नहीं पता। तो या तो ये हो सकता है पता ही नहीं है, तो ठीक है, आप उसके बारे में पता करो, उसका एक मॉडल आंसर देखो, कोई टॉपर का आंसर उठा लो, उसको रीड करो कि उन्होंने कैसे लिखा हुआ है, एंड देन धीरे धीरे इट विल टेक टाइम, 6 to 8 months यू विल टेक आफ्टर डेवलप नोइंग ऑल द फैक्ट्स। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ने के आपको बाद इतना टाइम लगेगा लिखने में।
लेकिन ध्यान रखना एक चीज, नंबर 1, जब भी आप कर रहे हो पहला चीज तो ये कि आप पहले तो लिखने बैठो, एटलीस्ट लिखो। लोग लिखते ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, लोग लिखते ही नहीं है। 80-85% स्टूडेंट्स डोंट राइट इवन। कभी उनको आंसर क्वेश्चन दे देंगे तो वो लिखेंगे ही नहीं। तो एटलीस्ट पहले लिखो, नंबर 1। एक बार आपने लिखना शुरू कर दिया है तो अब आप उसको बिना देखे लिखना शुरू करो, तो आपको ना थोड़ा बहुत शुरू होगा, अच्छा चलो ठीक है, एंड स्टार्ट राइटिंग फ्यू आंसर्स। थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएंगी ना। तो अभी मैं आपसे कहूं कि राइट अबाउट योर कॉलेज, यू कैन राइट। वाई? बिकॉज यू आर हियर एंड यू आर लिविंग द लाइफ, यू नो एवरीथिंग यू राइटिंग। मैं कोई क्वेश्चन दे रहा हूं यूपीएससी का, वो नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि भाई उसमें है क्या। तो पहला चीज तो नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज है तो हम एक आध मॉडल आंसर्स उस टॉपिक पे देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन कोई एक बढ़िया सा बना सकते हैं फॉर एवर, जो फिट हो जाए विथ सम वेरिएशंस। और फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे थर्ड स्टेज पे जाएंगे, जब हम लोग कोई क्वेश्चन आएगा और हम उसको लिख पाएंगे, अच्छा इसमें ये पूछा गया है। एंड देन फोर्थ स्टेज होगा रिफाइनमेंट का। अब रिफाइनमेंट आएगा। अभी तो कूड़ा लिख रहे होगा, अभी तक भी कूड़े को साफ कैसे करना है, पहले कूड़ा इकट्ठा ही करना नहीं आ रहा ना, कूड़ा आएगा कैसे, वो इकट्ठा करो पहले उसको, फिर उसको रिफाइन करोगे। तो यू नीड टू डेवलप दिस इन 4 स्टेजेस। पहले एटलीस्ट लिखो, लिख ही नहीं रहे होंगे लोग। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैच में पढ़ते हैं, लिखते ही नहीं है भाई, लिखते ही नहीं है। आंसर राइटिंग करो, नहीं सब हो ही नहीं रही है। कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी कर लेंगे। एक आंसर अगर डेली आपने लिख लिया देख कर भी, इमेजिन 365 दिन होते हैं, कितने सारे आंसर लिखोगे आप। और रेलेवेंट क्वेश्चंस को पिकअप करके लिख रहे हो तो डेफिनेटली आपको मेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे मिलता जुलता मिलेगा। और आपके पास तो 2-3 साल हैं, अब कितना कुछ अचीव कर सकते हो। यही फायदा है अर्ली स्टार्ट का, यही एडवांटेज मैं बोल रहा हूं कि एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स। कभी भी आंसर का इंट्रो लिखना, ये भी ब्रेक डाउन कर देता हूं आप लोगों को। जब भी आंसर का इंट्रो लिखो, मैं एक चीज और नोटिस किया हूं, स्टूडेंट्स की जो कॉपीज चेक करी मैंने कभी, तो आंसर में ना आप लोग कुछ स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन काफी बड़ा लिख देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन भी लिखोगे ना, बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया लिख दिया हमने 6 लाइन का, तो भी एग्जामिनर आपको 1 मार्क्स दे देगा। और आप अगर उसको 3 लाइनों में फिनिश कर दोगे, 2 लाइनों में फिनिश कर दोगे, तो आधा नंबर मिल जाएगा। मेक अ स्मार्ट मूव, कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पूरा पेपर कवर कर पाओ, आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सोचने का टाइम मिल पाए आपको, आप सारे क्वेश्चंस में उतनी ही एफर्ट दे पाओ, ना कि एक क्वेश्चन में अपने बहुत एफर्ट दे दिया और बाकी क्वेश्चन में अपन ने कुछ भी कूड़ा लिख दिया। क्योंकि वो मैटर नहीं कर रहा है कि आपको 1 मिल रहा, आपको इंट्रोडक्शन पे 1 ही नंबर मिलेगा मैक्सिमम। कभी एग्जामिनर ने आपको इंट्रोडक्शन में 4 नंबर नहीं देगा, टोटल आंसर में आपको 10-12 नंबर के आंसर में 4 नंबर मिलेंगे, बस 4.5 नंबर 5 नंबर मिल जाएंगे। आंसर के नंबर मिलते हैं मेन बॉडी पे। आप आर्ग्यूमेंट्स क्या लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ऐसा रखो कि इंट्रोडक्शन इज समथिंग, जो भी सवाल पूछा गया है हम उसको कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हो। प्राइवेसी की बात आ गई तो हमने लिख दिया कि हाँ रिसेंटली द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि हाँ ये हमारा राइट टू प्राइवेसी जो है वो के पुट्टास्वामी केस के थ्रू आर्टिकल 21 का पार्ट बना। देन स्टार्ट विद द मेन बॉडी, और जो भी सवाल है पूछा गया मेन बॉडी के हिसाब से आप आंसर करिए। कंक्लूजन में इट शुड बी अ होपफुल कंक्लूजन। होपफुल कंक्लूजन मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अरे So we know that Delhi is a hub of UPSC and some of us are in last year of our graduation. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि अब हम क्या हमारे घर जाकर फिर से प्रिपरेशन करें या फिर दिल्ली में रह के ही करें, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं इस एग्जाम के लिए एक माहौल बहुत जरूरी है जो दिल्ली आपको प्रोवाइड करता है, पर उसी माहौल के साथ एक फोमो भी आता है, जैसा कि एक और एस्पिरेंट ने कहा है कि हम आसपास देखते हैं कि इसका इतना हो चुका है और ये हो चुका है, पर घर पे हमें वही पीस में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक चीज तो ये कि पहले तो फोमो नहीं होना चाहिए कि उसने कितना पढ़ा। आपकी रोज की लड़ाई आपके साथ है कि कल मैंने इतना पढ़ा था, आज मैं इससे ज्यादा पढ़ूं या मेरा प्रोडक्टिविटी इससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरे से कोई फायदा नहीं देखने का, क्योंकि आप उसको देख रहे हो तो आप ऐसा करो ना, फिर आप उसको और दिखाओ, निकलो उसके सामने से 50 किताब लेकर, पढ़ना छोड़ देगा वो, अरे इतना पढ़ लिया। तो ये इससे कुछ नहीं होता है, दिस इज ऑल साइकोलॉजी।
और साइकोलॉजी से साइकोलॉजिकल ये गेम साइकोलॉजी भी वाला भी है। आप इस गेम में तब हार जाओगे जिस दिन आप अपनी साइकोलॉजी ये बना लोगे कि यार नहीं होगा मुझसे। जब तक आपके मन में ये नहीं आएगा, दिमाग में आप स्ट्रांग रहोगे कि आई कैन डू इट, तब तक आप कर सकते हो। तो एक तो ये फोमो वाली बात होना कि यार उसने इतना पढ़ लिया और अगर हम चले जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कौन कितना पढ़ रहा है। क्या करना है जान के कौन कितना पढ़ रहा है? आपको कुछ नहीं करना है उससे। आपके सामने आपका टारगेट इज यूपीएससी। आपको पता है मेरे पास ये सिलेबस है, आपको पता है मेरे पास ये किताब है, आपको पता है मेरे पास ये पीवाईक्यूज हैं, और आपको पता है मेरे पास ये टेस्ट लगाना है। आप सब करो और फिर टेस्ट लगाओ, देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं। नंबर आ रहे हैं तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसे ही घूम रहा होगा ना बिना कॉपी किताब के और झोला छाप, बोलो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई अगर बहुत ज़्यादा किताब लेके भी घूम रहा होगा तो बोलो उसका ना भी हो। तो दिस इज़ नॉट लाइक कि यार हमको बहुत स्टूडियस दिखना है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहाँ रह के पढ़ें कि घर जाके पढ़ें। अगर आपकी तैयारी यहाँ पर रह के आप कहीं भी ज्वाइन किए हो, आप कोचिंग कर रहे थे और आपकी कोचिंग कंप्लीट हो गई है, तो ये टोटली आपको एसेस करना है कि आपको क्या करना है। लेकिन मैं आपको पर्सनल अपना बताऊंगा, जितना मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया, मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया, लेकिन जो मुझे समझ में आया वो ये कि ऑनलाइन इज समथिंग जो आपको आपकी एनर्जी बहुत बचाता है। अब चीज़ें बहुत बदली कोविड के बाद, अब बहुत एनर्जी आपकी बचती है। आप वही काम घर बैठ के, साइकोलॉजी है कि हमको बाहर निकलना है और चाय गुमटी पे जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अरे दिल्ली आने वाले लोग तो कुछ ही होते हैं ना, बाकी सिलेक्शन कहाँ से हो रहे हैं? ऐसा थोड़ी है कि साउथ के सारे लोग दिल्ली आ जाते होंगे और फिर यहीं आके सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ घोट के पिला देंगे सबको। तो आपको कहीं से ही पढ़ रहे हो, अल्टीमेटली जब तक कोचिंग है या सेल्फ है, जो भी कर रहे हो, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन होगा ही नहीं। और जब तक बंद करके कमरे अपने आप को आइसोलेट करके नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये सवाल ही नहीं बचता कि मुझे यहाँ रह के पढ़ना है कि वहाँ रह के पढ़ना है। आप जहाँ भी रह के पढ़ेंगे आपको दरवाज़ा बंद करके पढ़ना पड़ेगा जब आप पढ़ाई कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घुसे रहो कमरे में और अपने आप को पागल कर दो, पतला बावले हो गए, हाथ बाल खींच लिए सब, ऐसा नहीं होना है। जब पढ़ने बैठे, मेरा 1 घंटे 2 घंटे का स्लॉट है, आई विल नॉट बी डिस्टर्ब बाय एनीवन, नॉट इवन बाय माई पेरेंट्स। पेरेंट का फ़ोन आ रहा है, फ़ोन साइड है, बंद है, घर में बता दो कि पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, पढ़ाई करना बस। बंद कर दिया फ़ोन, अब घर में बोल दिया, पता चला पापा 24 घंटे से 48 घंटे हो गए पढ़ ही रहे हैं, कहाँ है? पहाड़ों में ट्रैक करके आ रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो मेरा मतलब है कि जब आप पढ़ रहे हो, 2 घंटे आपका स्लॉट है, क्लोज योर स्विच ऑफ योर फोन्स और 2 घंटे पढ़ो। फ़ोन खोलो, उसके बाद दुनिया देखो, रील करो, जो भी करना हो, बाहर घूमो। तो ये दिमाग से निकालो कि यहाँ रह के पढ़ना है कि वहाँ रह के पढ़ना है। माहौल इज समथिंग जो आप खुद ही बना रहे होगे। यू हैव टू बी द माहौल क्रिएटर। आप बस घुमा के फ़ोन कर दो, आज जो है मैंने 10 आंसर लिख दिए, किसी को बोल दो अपने कॉम्पिटिटर को, वहीं बैठ जाएगा वो, ख़त्म। तो ये गेम साइकोलॉजी वाला है बहुत ज़्यादा, और आपको साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग रहना है। पीपल प्ले विद योर साइकोलॉजी, और इस एग्ज़ाम की डिमांड भी यही है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग वेरी स्टूडियस, पर्सनालिटी टेस्ट होता है इसमें, प्रीलिम्स और मेंस के बाद। क्या टेस्ट होता है उसमें? उसको इंटरव्यू बोलते हैं ना, बट आप देखोगे ना सिलेबस में लिखा होता है पर्सनालिटी टेस्ट। आपकी पर्सनालिटी टेस्ट हो रही होती है, कितना इम्पैक्टेड हो आप, एक्सटर्नल सिचुएशंस आपको कितना इम्पैक्ट कर रही हैं। स्टूडेंट कहते हैं सर मोटिवेट कर दो, बहुत मोटिवेशन नहीं हो रहा है। कोई सामान थोड़ी है कि परचून की दुकानें मिलता है, 5 रुपए का मोटिवेट कर दिया, 10 का कर दिया। इट विल कम फ्रॉम विद इन। आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार मुझे करना है ना, बस वही फीलिंग है। देखो अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात वही है, आपकी हंगर कितनी है। तो आई होप आपने अब तक पूरा वीडियो देख लिया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला एंड कुछ मेजर डाउट्स भी क्लियर हुए हैं। तो जो मैंने सोचा था ना, बिकॉज इस बार मेरे को पता था कि मैं सर से ऐसे मिलने वाली हूँ पर्सनली, तो मैंने जो क्वेश्चन सोचे थे वो उन्होंने इन सेमिनार ही क्लियर कर दिए। तो देयर वाज नो पॉइंट कि मैं उनसे वापस वो सब पूछूं, तो मैंने वही क्लिप्स ऐड कर दी। एंड आई थिंक कि इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज़ कि वो मेरे को जानते थे। आई मीन मैंने उनको हेलो बोला तो उन्होंने बोला कि तुम प्रारंभ के स्टूडेंट हो। मैंने कहा हाँ।
तो फिर उन्होंने बोला कि ऋषभ सर के साथ वीडियो मैंने तुम्हें देखा है। आई वॉज़ लाइक ओ माई गॉड, इन्होंने मेरी वीडियोस देखी हैं। सर ने मेरी वीडियोस देखी थी, वो मेरे को पहचानते थे, उन्होंने सामने से बोला एंड इट वॉज़ ट्रूली ट्रूली स्पेशल फॉर मी। मैं 10th क्लास में उड़ान से सर से एसएसटी पढ़ रही हूँ। देन आई यूज़ टू थिंक कि क्या मैं कभी इनसे मिल पाऊँगी, एंड लाइक एवरी थिंग इज़ हैपनिंग इन रियल विद मी एंड आई एम नॉट एबल टू बिलीव कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। एंड जो आप देख रहे हो दिस वॉज मोर ऑफ अ पर्सनल टॉक, नथिंग लाइक जो उन्होंने पहले बता दिया वही आई वॉज रिपीटिंग बिकॉज आई थॉट कि मैं डाल दूंगी, बट फिर मैंने सोचा यहाँ आके कि वाई नॉट टू पुट द होल सेमिनार। पूरा तो मैं नहीं डाल सकती बिकॉज इट वॉज 2.5 आवर्स लॉन्ग। फिर भी मैंने एडिट वेडिट किया एंड डाला है। एंड अनदर गुड न्यूज़ इज़ कि मैंने 12 आवर्स स्टडी चैलेंज शूट करना चालू कर दिया है। एंड येस दिस इज़ 30th ऑफ अगस्त एंड आपका वीडियो मिल जाएगा ऑन 31st। तो तब तक पढ़ाई करते रहो, बैकलॉग्स मत क्रिएट करो, रिविजन करते रहो। एंड दिस वॉज वेरी वार्म एंड फेमिलियर इंटरेक्शन, मतलब मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सर से पहली बार मिली हूँ। सीरियसली सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, सही में एकदम फैमिली वाली वाइब आ रही थी। So this was truly one of the most special and memorable days in my UPSC journey. हर स्टेप, हर सीख एंड हर एक दिन हमें अपने सपने के करीब लेके जा रहा है। सो रुकना मत गाइस, वी विल फाइट फॉर इट। जो होगा देखा जाएगा, वी विल गिव आवर बेस्ट, डोंट वरी। हारने का फियर सबको होता है, बट जीतता वही है जो इस फियर को ओवरकम कर लेता है। एंड आई एम रिमाइंडिंग दिस थिंग टू माई सेल्फ ऑल्सो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी मुझे खुद में भी इंकलकेट करनी है। एंड ऑनेस्टली देयर वर वेरी एस्पिरेंट्स इन टुडेज सेशन जो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो मुझसे बेटर कर रहे हैं। उनसे मैंने सीखा, सर की बातें सुनी, एंड आई डेफिनेटली फॉलो ऑल द सजेशंस, ऑल द टिप्स। एंड वॉट आई गेन फ्रॉम द फेलो एस्पिरेंट्स इज़ कि यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स वेरी वेल बिकॉज वही आपको सबसे आगे रखता है। जनरल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल वर्क ऑन दिस। एंड ये सब मैं आगे के ब्लॉग्स में बताती रहूँगी। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। बस अब पढ़ाई कर लो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।